हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो लास्ट बात हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने ये देख लिया था कि हम जो है प्लेनेट किसे कहते हैं, और उसमें जो है हमने स्टार की डेफिनेशन देख ली थी। हमने कौन कौन सी चीजें उसके अंदर पढ़ ली, तो ध्यान दो कि भाई हमने ये देख लिया कि हम स्टार किसे कहते हैं। उसी के अंदर जो है हमने प्लेनेट, इसकी डेफिनेशन देख ली थी। हमने ये देख लिया था कि कॉलेस्टेशन यानी नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद में यदि बात की जाए तो हमने ये पढ़ा था आपकी कि उपग्रह क्या होते हैं क्या नहीं होते। हमारी बात सुन में यहाँ तक की। और उसी में जो है हमने ये देखा कि हम सौर मंडल के अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं। सौर मंडल के अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं, तो हमने लास्ट बात जो है यहाँ पढ़ी थी। अब अपन इससे थोड़ा आगे चलते हैं। कल की और आज की क्लास में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कल की क्लास में ओरिजिनल जो मैंने फोटो डाल रखी थी, लेकिन आज जो है वही चीजों को मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा कल की क्लास से। तो चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये ध्यान देना कि ये जो है आपकी क्लास 6 का एनसीईआरटी पास सेकंड है। ये जो है आपकी क्लास 6 का एनसीईआरटी जो कि आपके हैं, इसका पार्ट सेकंड है। ये क्या है, पार्ट सेकंड है। क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर का पार्ट सेकंड है। हमारी बात सुनिए, चैप्टर कौन सा है आपका, फर्स्ट। हमने जो है फर्स्ट पार्ट पहले ही इंक्लूड कर लिया है, और ये जो पार्ट सेकंड है इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको यहीं पर चैनल पर दिख जाएगा, तो आप लोग आराम से जाके देख लीजिएगा। चलिए, अब बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं। जैसा एनसीईआरटी के अंदर है बिल्कुल अपन वैसा ही पढ़ेंगे, इसमें कोई एडवांस चीज नहीं, जैसा एनसीईआरटी दिखाती है वैसा ही। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हमारी बात सुनिए, ये जो ज्योग्राफी है ये किस भाषा का शब्द है, ध्यान देना, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे आप देखते हैं कि साइंस की ज्यादातर लैंग्वेज जो है आपकी, ये लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। वहीं अगर अपन बात करें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान के जो भी विषय होते हैं, किसके, सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय होते हैं, इनके सारे के सारे शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं यूनानी भाषा। ग्रीक को ही अपन क्या कहते हैं हिंदी में, यूनानी भाषा। तो ये जो है असल में कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन। तो ध्यान देना, ज्योग्राफी जो है किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, जिसका मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड। इट इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। हमारी बात सुन में आपके एनसीईआरटी में ये जो है तीन परिभाषाएं और दी हुई है। जियो के साथ में अगर आप कोई चीज इंक्लूड करते हैं तो उसका अर्थ जो है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि बात की जाए जियो प्लस लॉजी, हमारी बात सुनने यहाँ तक कि इसको अपना हटाते हैं। बात करिए यदि आपके शब्द दिया जाता है जियो प्लस लॉजिया, हमारी बात सुनने यहाँ तक कि, तो इसका मतलब क्या हो गया, जियो का मतलब तो क्या हो गया, पृथ्वी, और वहीं लॉजिया का मतलब क्या हो गया, टू स्टडी, यानी इसका जो है वर्णन। इसका क्या वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, जियोलॉजी। वहीं बात करें तो दूसरा आता है पृथ्वी का मापन, तो इसको अपन क्या कह देंगे, जियो प्लस मेट्रिया। इसको हम क्या कह देंगे, पृथ्वी का मापन, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। और एक आता है जियो प्लस ऑइड, यानी जियोइड। हमारी बात सुन में, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड है, और अर्थ का शेप जियोइड है, इसका मतलब क्या है कि अपनी जो अर्थ है, अपनी जो अर्थ है ये अर्थ कैसी नजर आती है अपने को, तो जैसे मान लो एक सेकंड के लिए, ये जैसे अपनी पृथ्वी है, तो हम सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल है, तो ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है वो आपकी सरफेस जो है इसका वो फ्लैटर्ड है, कहां पर, पोलर रीजन पर। आर्यवासन में पोलर रीजन पर इसका सरफेस थोड़ा सा क्या है, फ्लैटर्ड है। और ये इस तरह की जो संरचना होती है जहां पर इसका जो सरफेस है वो कैसा हो, चपटा हो, सरफेस कैसा हो, चपटा हो। इसी चपटे शेप वाली, अब इस चीज को हम क्या नाम दे, तो वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया जियोइड। क्या नाम दिया, जियोइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है, तो आप क्या कहोगे, जियोइड। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका जो है अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आप लोग क्या बताओगे कि जियोइड का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो चीज होती है उसको अपन क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है तीन चीजें समझ में आई होगी। तीन चीजें कौन कौन सी, तो इसमें जो है आपने क्या देखा अभी, तो इसमें आपने देखा कि जियोग्राफी जो है ये किस भाषा का शब्द है। आर्यवासन में आपने क्या देखा, जियोग्राफी जो है ये आपकी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा, आपकी यूनानी।
या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है आपकी ग्रीक। इसी को ही कौन सी भाषा कही जाती है, ग्रीक भाषा कहते हैं। और वहीं बात करें तो जियोलॉजी का मतलब अलग होता है, जियोइड का मतलब अलग होता है। आर्यभाषण में जियोइड का मतलब जो है क्या हो जाएगा, तो जियोइड का मतलब हो जाएगा पृथ्वी जैसा, पृथ्वी जैसा शेप। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। चलिए, तो अब इसी चीज को जो है वापस देख लो, मैं सारी चीजें हटा देता हूँ। ज्योग्राफी का अर्थ पता चल गया, ज्योग्राफी क्या है क्या नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, फिर उसके बाद में देखिए, ये जो ज्योग्राफी है आपकी, कौन सा शब्द है, जियोग्राफी। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है पृथ्वी, जी का मतलब एक पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, ग्राफिया का अर्थ क्या है, लिखना। इट मेड अप टू वर्ड्स इन विच द वर्ड जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ग्राफिया मीन्स क्या हो जाएगा, राइटिंग। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। तो हमने जो है इस स्लाइड के अंदर केवल ज्योग्राफी का मीनिंग देखा है। सोचो कितनी बेसिक क्लास है ये आपकी, और कितनी अच्छी तरीके से इसमें हर एक चीज को समझाया गया। आ रही बात समझ में। बढ़ते हैं आगे। और हमने जो है ये देखा था, क्या देखा था हमने, कि सौर मंडल जो है आपका, सौर मंडल, इस सौर मंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल होती। तो हमने जो है कल की क्लास में देखा था कि आपके इस सौर मंडल के अंदर जो है एक आपका सूर्य आता है, एक आपके जो है प्लेनेट आते हैं यानी ग्रह आते हैं, यानी सीधा हिंदी में लिख लेते हैं, एक आपका सूर्य आता है, एक आपके ग्रह आते हैं, एक आपके सैटेलाइट आते हैं। क्या आते हैं आपके, सैटेलाइट, यानी उपग्रह आते हैं। और वहीं यदि अपन बात करें तो एक इसमें आपके क्या आ जाएंगे, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। आर्य भाषण में ये सारी की सारी चीजें मिलके, और एक क्या आ जाएगा, धूमकेतु, मीटियोर्स और कॉमेट्स। ये सारी चीजें मिलके आपके जो है किसका निर्माण करती है, तो ये आपके सौर मंडल का निर्माण करती है, जिसमें अपन पहला ही पहला देखते हैं सूर्य को। पहला ही पहला अपन किसके बारे में देखेंगे, सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, और ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो आपको बताओ, तो सूर्य पर दो गैसें जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये दो गैसें कौन कौन सी हैं, तो सूर्य पर दो गैसें देखिए, एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। कौन सी दो गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती है, एक तो हाइड्रोजन, और दूसरे मात्रा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, हीलियम, हीलियम। जहां बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये कितने परसेंटेज में पाई जाती है, तो 71% हाइड्रोजन है। और हीलियम कितनी है, तो 26.5% जो है हीलियम पाई जाती है। अगर बात की जाए इन दोनों गैसों के रेशियो की, कि इनका रेशियो क्या है, यानी इनका अनुपात क्या है, हमारी बात समझ में यहाँ तक की, तो हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:1। यहाँ गणित मत लगा लेना कि सर 3 का मतलब तो जो है यहाँ पर 75 होना चाहिए था, नहीं। क्योंकि सूर्य पर अदर गैसेस भी हैं, और जो अदर गैसेस है, ओजी मतलब अदर गैसेस, वो कितनी है, तो वो है 2.5%। हमारी बात समझ में यहाँ तक की। चलिए, तो ये गर्म क्यों है, इसका कारण आपको पता चल गया। अब देखते हैं, ये गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल यानी इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ये सौर मंडल को बांधे रखता है। और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी अपनी ये जो मिल्की वे है, ये जो अपनी मिल्की वे है, या अपनी जो ये आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का, अभी आकाश गंगाएं क्या होती है क्या नहीं होती है, इन सबकी डेफिनेशन देखो इस 6 क्लास की एनसीईआरटी में दी हुई है, अपन आगे देखेंगे। सूर्य सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र सोर्स है। द सन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज वेरी लार्ज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, इट पुलिंग फोर्स कीप ऑन सोलर सिस्टम बॉन्ड टू इट। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। चल, इसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे, और अगली चीज देखिए, लेकिन आगे ये सूर्य के बारे में क्या कह रहा है, कि लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं बात करूं यदि, तो ये है इतना बड़ा आपका क्या है, सूर्य है, और ये इतनी सी आपकी पृथ्वी है। तो सीधी सी बात है, इतना बड़ा सूर्य है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम इसकी पूरी गर्मी को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि जैसे आजकल जो है गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। हमारी बात समझ में, लेकिन हम इसकी गर्मी को इतना महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हमसे दूर भी बहुत है। भले ही बहुत ज्यादा चमकता क्यों नहीं हो, लेकिन हमसे दूर भी बहुत है। कितनी दूरी आती है, लगभग 150 मिलियन
आर्यभाषण में यानी मैं बात करूं तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। इस वजह से हम इसकी गर्मी को पूर्णतः महसूस नहीं कर पाते हैं, करते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आर्यभाषण में महसूस नहीं करते, यह सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर। द सन इज अबाउट 150, इसमें 150, इसमें जो है 15 करोड़ लिखा हुआ, आप इसको 150 मिलियन इंग्लिश में जो है लिखिएगा, किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। चल इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, फिर आता है अपने ग्रह। फिर क्या आता है? ग्रह। और ग्रह जो है इसकी परिभाषा हमने कल की क्लास में देखी थी। आर्यभाषण में ये जो है किससे बना है, क्या इसका मतलब है, इस वर्ड का प्रॉपर हर एक क्लास को जो है आपको साथ साथ में नोटिस जो है हर एक चीज को जो है आपको अच्छे से नोट करना है, जो मैं आपको लिखवाता हूँ। फिर देखिए ग्रह। ग्रह मतलब जो किसी पिंड के चारों ओर घूमे। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में ग्रह कितने? 8। और सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह इस तरह हैं। बुध। बुध के बाद में क्या आता है? शुक्र। फिर आते हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये यूरेनस को कहते हैं अरुण, और नेपच्यून को कहते हैं वरुण। ये जो शुद्ध हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखिएगा। जैसे ही सबसे पहले बुध को हमने क्या नाम दे दिया? बुध को नाम दे दिया हमने मर्क्यूरी। फिर उसके बाद में वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर आप इस फोटो में देख पाओ तो ये जो शुरुआत के इस बेल्ट के अंदर अंदर जो नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो बेल्ट है आपके, इस बेल्ट के अंदर अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इनर प्लेनेट है। ये सारे के सारे कैसे प्लेनेट है? इनर। जिसमें बुध यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। इनको इनर प्लेनेट कहते हैं। और ये चार जो है आपके, ये चार क्या है आपके? आउटर प्लेनेट है। आर्यभाषण में ये चारों के चारों आपके कैसे प्लेनेट आते हैं? तो ये चारों आउटर प्लेनेट है। और जिसमें यदि अपन बात करें तो सबसे पहली पहली चीज आती है आप लोगों के लिए कि टोटल अपने प्लेनेट की संख्या जो है वो कितनी बताइए? 8। आप इसमें जो है प्लूटो को ढूंढ रहे हो। आर्यभाषण में आता है कि आप इसमें किसको ढूंढ रहे हो? प्लूटो को, या जिसी को कहा जाता है यम। किसे? यम। ये जो प्लूटो है पहले एक प्लेनेट था, लेकिन वर्तमान में प्लूटो एक प्लेनेट नहीं है। आर्यभाषण में ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है? ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि ये जो है सारे प्लेनेट, इनका एक फिक्स सरफेस है, इनका एक फिक्स पाथ है। अपने उसी रास्ते में ये घूमते हैं, अपने जो है एक निश्चित रास्ते में जो है ये घूमते हैं। आप यदि इसको देखो तो इसका एक अपना रास्ता है, इसका एक अपना रास्ता है, सारे ग्रह का अपना रास्ता है। लेकिन प्लूटो का अपना कोई निश्चित रास्ता नहीं है। वो कई बार क्या करता था, जैसे ये सूर्य है, आर्यभाषण में ये क्या है आपका? सूर्य या सन। और लास्ट में सबसे ग्रह आता है कौन सा आपके? नेपच्यून। नेपच्यून के बाद में क्या आता था आपके? ये प्लूटो। तो प्लूटो का, और ये जो है मान लो नेपच्यून की जो है क्या आती है आपके, ये इसकी कक्षा हो गई। तो प्लूटो कई बार क्या करता था, नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप कर लेता और कहते था और भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, और फिर ये जो है आगे की तरफ निकल जाता। तो एक तो इसका कोई फिक्स पाथ नहीं, एक इसकी कोई अच्छी शेप नहीं। आर्यभाषण में इसकी जो है अच्छी शेप नहीं। उस वजह से क्या है, इसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। और कब निकाला था ये? तो 2006 में आर्यभाषण में। वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, हाल फिलहाल के लिए देखो कि हमारे ग्रह जो हैं ये सौर मंडल में कितने हैं। तो 8 ग्रह आते हैं आपके, और सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम याद रखना। सबसे पहले आप याद रखना मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और फिर आती है एक एस्टेरॉइड बेल्ट। और फिर बड़े बड़े प्लेनेट आते हैं जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की? तो ये जो है क्या हो जाएगा? मार्स, वीनस, अर्थ, इसको जो है एम वी ई, अर्थ, मार्स, हमारी बात सुन में। और फिर उसके बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमारी बात सुन में यहाँ तक ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? प्लेनेट, सूर्य से दूरी के अनुसार। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, और ये कक्षा कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कक्षा क्या है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ ही जिसपे कोई ग्रह घूमता है वो उसकी कक्षा कहलाती है। आरी बात समझ में आता कि यानी उसको अपन उसकी क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। कोई भी ग्रह जो अपनी एक सर्टेन पाथ में घूम रहा है वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। आरी बात समझ में? तो अगर आपसे पूछ ले ऑर्बिट क्या है, तो ऑर्बिट किसी प्लेनेट का एक पाथ है जिस पर वो आपके रोटेट होता है। आरी बात समझ में यहाँ तक की। इसके बाद में बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है।
सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा आता है आपके? बुध। नेक्स्ट देखिए, ये जो बुध है, ये जो है, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है बुध यानी मर्क्यूरी की। ये क्या है? अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 डेज। और उसके बाद देखो, शुक्र जो है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसके आगे इन्होंने इसका कारण दिया है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति जो शेप है वो लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये नोट करने वाली पॉइंट है पूरा का पूरा ही, कि पहली पहली चीज के मर्क्यूरी जो है, बुध जो है, उसको सूर्य के चारों ओर घूमने में कितने दिन लगते हैं? तो यहीं पर ये नोट करने वाली बात थी, 88 डेज। फिर ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखाई देता है, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या ट्विन प्लेनेट जो है, ट्विन प्लेनेट जो है वो हम किसे कहते हैं? तो आप लोग किसे कहोगे? वीनस को, या इसी में हम कह देते हैं शुक्र को। चीजें आ रही समझ में यहां तक की? चलिए, इसके बाद में देखिए, तो ये क्या है? इट टेक्स only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth. आ रही बात समझ में यहाँ तक की? इसकी शेप जो है वो सिमिलर है किसके? अर्थ की। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। ध्यान देना, माना जाता था, माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, अब ध्यान देना ये बैठक हुई कहां थी? तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, वैसे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखवाना चाहता क्योंकि हम एनसीईआरटी को उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये जो है आपकी पड़ती है रशिया में, या मैं यूं कहूं रूस में ये बैठक होती है। आ रही बात समझ में? और कब होती है? अगस्त 2006 में। और यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले, उस समय के हिसाब से जो ग्रह खोजे गए थे, अन्य खगोलीय पिंड। अब के सर ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं? ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? तो इन सारे के लिए मैंने आपको जो है बताया था, कल की क्लास में ही हमने इन सब की परिभाषा देखी थी, कि जो है सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, प्लेनेट किसे कहते हैं, सारी चीजें अपन ने कल की क्लास में देख ली। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जिसमें सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो भी लाइट से एमिट हो, यानी आसमान में चमकने वाली समस्त वस्तुएं, आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? आपके खगोलीय पिंड कहलाती है। अब भूलना मत आप लोग। तो उस समय कौन कौन से प्लेनेट खोजे गए थे? तो 2000 यूबी 313, ये इस तरह से 2000 यूबी 313। इसको फिर एक और प्लेनेट खोजा गया था, सीरस और प्लूटो। इन सबको किस में रखा है? बौने ग्रहों में। तो ध्यान देना इन तीनों के नाम कि किस किस ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद में, till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Unit, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2000 UB 313, discovered in recent past, may be called dwarf planet. आ रही बात समझ में? यहाँ तक कि ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में किस किस को रख दिया? तो इन सबको रख दिया। और ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं? जो कि जिनका ना तो कोई सर्टेन पाथ होता है, ना सर्टेन शेप होता है, मतलब ना निश्चित आकार होता है, ना निश्चित रास्ता होता है, ना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये सारी चीजें नहीं होती, तो उसको अपन किस में कंसीडर करते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, फिर आती है अपनी प्यारी पृथ्वी, अर्थ। और अर्थ देखिए, सूर्य से जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरा। और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, जब आकार में ये पांचवा बड़ा है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? बिल्कुल बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे। तो यहां देखिए, जैसे ये हो गया आपका सूर्य, आकार में जो है ये हो गया मर्क्यूरी। इसको थोड़ा हम ऐसे ही बना रहे, यानी बुध। बुध के पास में देखो वीनस, शुक्र, फिर आती है अपनी प्यारी पृथ्वी, अर्थ, फिर आता है अपना मंगल, मंगल मंगल हो, मंगल यानी मार्स। और फिर आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट। आ रही बात समझ में? फिर क्या आती है? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट। और फिर बड़ा सा आता है आपकी क्या? जुपिटर। फिर आता है आपका सैटर्न, ये क्या है आपका? बृहस्पति।
लोग कहते हैं ना बृहस्पति भारी है क्योंकि बहुत बड़ा है। फिर आता है आपका शनि, लेकिन ध्यान देना इसकी डेंसिटी जो है ये अर्थ के जितनी नहीं है, सबसे ज्यादा डेंस जो है वो अर्थ है। और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन था। सैटर्न के बाद में यदि अपन बात करें तो नाम आता है यूरेनस, यानी अरुण। और फिर आता है वरुण। तो अब शेप के हिसाब से बात करें, ये आ जाता है नेपच्यून, वरुण। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा, मैं गिनती लिख रहा हूं इन पे, आप लोग ध्यान देना। सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर नेपच्यून ये आपका अरुण, और चौथे नंबर पर वरुण। ये देखो ये तो कंटिन्यू ही है, 1 2 3 4। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। और फिर पांचवा पृथ्वी, पांचवा पृथ्वी से याद रख लेना। एक ऐसी ट्रिक याद रख लेना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ना, ईवीएम मशीन, इससे ईवीएम से क्या याद रखोगे, ई से हो जाएगा अर्थ, वी से हो जाएगा वीनस, क्योंकि ये जो है पृथ्वी का जुड़वा ही ग्रह कहलाता है। आकार और डेंसिटी यानी आकार और घनत्व तो दोनों में ही पृथ्वी के समान है। तो छठे नंबर पर, इसके बाद में जो है एम से कंफ्यूज हो जाओ तो अब आपको इतना तो पता ही होगा कि सबसे छोटा प्लेनेट मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है, बुध है, ये 8 पे, तो ये अपने आप कौन से नंबर पर हो जाएगा, 7 पे। आ रही बात समझ में? तो ये शेप वाइज जो है इनका जो है क्लासिफिकेशन हो गया। आपने ये देख लिया कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है कौन सा ग्रह कहां पर है। और फिर ध्यान देना एनसीईआरटी में ये डिटेल लिखी हुई है आपके, जो ये 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह जो है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इनर प्लेनेट, या फिर इन्हीं को कहते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह कहते हैं इनको, आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है इनको। क्लियर हो रही है बात यहां तक की? और ये 4 जो आते हैं आपकी, ये 4 कैसे ग्रह हैं, तो ये चारों के चारों आपके आउटर प्लेनेट है, यानी इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। कैसे ग्रह कहते हैं, बाहरी। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद में देखो, यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहते हैं। ये लो साहब, ये जियोइड आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जियोइड का मतलब क्या होता है, कि इसका जो सरफेस है वो पोलर रीजन पर कैसा है, फ्लैटर्ड है। हमारी बात समझ में? द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इन साइज एंड इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड, ध्यान देना, स्लाइटली flattened at the poles. That's why its shape described as geoid. Geoid means an earth-like shape. हमारी बात समझ में? भूभाग का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के समान आकार। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए अगला देखिए। फिर आता है पृथ्वी, और बात कर रही है पृथ्वी की, तो पृथ्वी के बारे में ही देख रहे हैं। और ये जो है आपके ऐसे में काम आ सकता है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, और द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। चीजें आ रही समझ में यहां तक की? अगला देखिए। फिर क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर वायु और पानी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन। और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो अगर मान लो पूछ ले पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है, तो ये इसकी क्वालिटी हो जाती है कि यहाँ पर सूर्य पर, यहाँ पर जो है आपकी क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर पानी पाया जाता है, गैसें पाई जाती है जो जीवन चलाने के लिए जरूरी है। इसके बाद में देखें यदि, तो ध्यान देना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इट इज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। द एयर has life supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is a unique planet in solar system. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है। नीली इसलिए दिखाई है क्योंकि ये जो है पानी से ढकी हुई है, और इसीलिए इसको कैसा ग्रह कहते हैं, नीला। आ रही बात समझ में? इसको नीला ग्रह कहने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है आपकी पानी से ढकी हुई है। आ रही बात समझ में यहां तक की? इसका जो 2/3 भाग है वो किससे ढका हुआ है, पानी से, यानी वाटर से। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस is covered by water और it is therefore called a blue planet। क्लियर है यहां तक की बात? और ध्यान देना ये जितनी भी आपको जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पूरी पीडीएफ है, ये आपको सिंपल आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? इसका जो है स्पेलिंग आप कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है, सिंपल आईएएस,
इस नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और ये जो है हमारे अबाउट में भी मेंशन है, आ रही बात सुन में, तो वहां जाके आप जो है इससे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर जो है हम उसमें क्विज भी डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और आप में यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि हमारे साथ में जुड़ना चाहता है कि सर हम जो है आपके साथ में जुड़ के और एक बेहतर जो है सारी की सारी चीजें मैं भी साथ में अपना कुछ योगदान देना चाहता हूं, तो बिल्कुल मैं उसको जो है अप्रिशिएट करूंगा। और वो जो है हमारा एक जीमेल अकाउंट है, ठीक है, उस पे जो है अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जीमेल अकाउंट की डिटेल भी मैं जो है आपके कमेंट में मेंशन कर दूंगा, या फिर आपको चाहिए तो आप लोग जो है मैसेज डालिएगा अपने नंबर सहित, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति लगभग कितनी है आपके, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगर आपसे पूछ ली सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट, कहाँ लिखा हुआ है, छठी क्लास की एनसीईआरटी में। आरी बात समझ में, लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। आरी बात समझ में, यहाँ तक की आगे देखिए। फिर आता है चंद्रमा। आरी बात समझ में, आपने जो है कई बार चंद्रमा का जिक्र सुना होगा। तो ये जो चंद्रमा है आपकी, ठीक है, ये क्या आता है अपना चंद्रमा। चंद्रमा मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला इसका उपग्रह, सैटेलाइट, और अर्थ के पास में ये एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। हमारी पृथ्वी के पास में केवल एक उपग्रह है, ध्यान देना, कौन सा, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है। कि सर अर्थ का जो है व्यास क्या है, अर्थ का डायमीटर क्या है, तो ध्यान देना, ये जो अपनी अर्थ है, ठीक है, इसके दो डायमीटर आते हैं। अपनी अर्थ के कितने डायमीटर आते हैं, दो दो डायमीटर कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान देना, जैसे मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है। एक तो यहाँ ये जो पोलर डायमीटर आता है इसका, ये कितना है, ठीक है, पोलर डायमीटर। बात की जाए यदि पोलर डायमीटर की, तो ये है आपकी 12,756 किलोमीटर का इक्वेटोरियल डायमीटर है ये। और पोलर डायमीटर की बात करें ये वाले की, ये कितना है, तो ये कितना है आपका 12,714 किलोमीटर। हमारी भाषा में ये तो है पोलर डायमीटर, यानी ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास। और ये अर्थ का क्या है आपकी विषुवतीय व्यास, यानी इक्वेटोरियल डायमीटर, विषुवतीय व्यास। चीजें आ रही समझ में। तो अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से बता दोगे। अब देखिए, फिर आता है कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य ग्रहों के खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब ये जो है चंद्रमा हमसे ज्यादा दूर नहीं है। आ रही बात समझ में, ये जो है हमसे कितना दूर है, तो ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी तो आ जाएगी आपके 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर। वहीं पृथ्वी और चंद्र सूर्य जो है इसके बीच की दूरी, डिस्टेंस कितनी आ जाती है, तो ये आ जाती है 150 मिलियन या 15 करोड़ किलोमीटर। आरी बात समझ में यहाँ तक की। चलिए, सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना जो है आप पृथ्वी से कर सकते हैं। तो ये लो साहब हाथों हाथ ही तुलना कर दी हमने, तो आपके कहने का इंतजार ही नहीं रखा। आगे देखिए, चंद्रमा जो है, अब यहाँ पर ये चीज जो है बहुत अच्छी है, नोट करने वाली बात है आपकी, इस पर ध्यान देना कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अगर आपसे पूछ ले चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, जैसे अपनी जो पृथ्वी है, अपनी जो पृथ्वी है, ये जो सूर्य का चक्कर है, हमारे पास अपनी ही एक्सिस पर ये कितनी देर में घूम जाती है, इसका जो रोटेशन पीरियड है, जिसको अपन कहते हैं घूर्णन, ये काल कितना है, तो ये तो आपके 24 घंटे का है, यानी एवरेज बात करें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है, तो ये कितना समय लेगी आपके, तो 365 सही 1/4 दिन। वैसे ही अगर अपन बात करें ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा अपनी पूरी पृथ्वी के जो है चारों ओर 27 दिन में घूमता है, और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब ये जो है आपकी, ये मान लो ये क्या है, अपनी पृथ्वी है, हमारी बात समझ में,
ये पृथ्वी के चारों ओर जो है, अब ये यहाँ से जो है इसका एक शेप शुरू हुआ, ये वाला मुंह शुरू हुआ, ये यहाँ से वापस जो है घूम के वापस इसी तरफ ये वाला मुंह जब लेके आएगा आर्यवासन में, ये वाला मुंह जो है ये पीछे वाला आएगा, इसको कितना समय लगेगा? 27 दिन आर्यवासन में। लेकिन ये साथ साथ में अपनी एक्सिस पर ही इतने दिन में ही घूमता है। इस वजह से जो है ये पृथ्वी जो है ये इसके साथ, जब इसका मुंह ये वाला दिखेगा तो यहाँ अब वो जब ये मान लो यहाँ आया तो अपने को जो इसका ये वाला भाग दिखना चाहिए था आर्यवासन में, लेकिन अपने को हमेशा जो है इसका यही वाला भाग दिखेगा, आगे वाला। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है यही हिस्सा इसके साथ साथ घूमता है आर्यवासन में, क्योंकि ये जो है इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है, पीछे वाला भाग तो अपने को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ बराबर बराबर घूम रहा है आर्यवासन में। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूछ ले चंद्रमा की छाया को कब देख सकते हैं? तो पूर्णिमा को। यूं नहीं कि तुम कह दो अमावस्या को देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, दीज कास्ट शैडो on moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. आर्यवासन में। और ये जो है आपके रॉकेट लॉन्च, और ये जो रॉकेट जो है अर्थ की सरफेस के बाहर जाके चारों ओर घूमता है आर्यवासन में, ये जो है ये क्या कहलाता है? मैन मेड सैटेलाइट। आर्यवासन में यहाँ तक कि या ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट कहते हैं इसको। अब यही ध्यान देना, ये जो है ये फैक्ट याद रखने हैं आपको कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है कब पहुंचे थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई, तारीख ध्यान रखना, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय गया है? तो आपने जो है नाम सुना होगा राकेश शर्मा का। राकेश शर्मा। आज आपका काम है राकेश शर्मा जी के बारे में पता करना। राकेश शर्मा जी का जन्म कब हुआ और ये इस मिशन पर कब गए, कौन से जो है आपके रॉकेट के थ्रू जो है यहाँ पर पहुंचे थे। नेक्स्ट देखिए, अब अपने पास में एक डेफिनेशन आती है, ये आती है आपकी उपग्रह की। क्योंकि हम ग्रह पढ़ चुके हैं, उपग्रह हमने देखा नहीं था, तो उपग्रह की परिभाषा देखिए। उपग्रह किसे कहते हैं? तो यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आर्यवासन में a satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun. फिर आता है मानव निर्मित उपग्रह, एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया और इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, और इससे जो है रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। कक्षा अभी आप देख ही चुके हैं, कक्षा किसे कहते हैं। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनके एग्जाम्पल देखिए, IRS, एडुसेट, और आपको पता हो तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो है उपग्रह और भी आता है जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यवासन में यहाँ तक कि सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट स्पेस आर इनसेट, IRS, एडुसेट, आर्यभट्ट। आर्यवासन में यहाँ तक कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपको याद रखनी है। तो इसमें जो है आपको क्या पॉइंट याद रखना है? तो इसमें जो आपको ये याद रखना है कि भाई सैटेलाइट किसे कहते हैं आर्यवासन में। और हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट की नहीं। कि भाई नेचुरल सैटेलाइट का क्या मतलब हुआ, क्लियर है यहाँ तक? यानी प्राकृतिक उपग्रह का मतलब क्या हो। फिर यहाँ देखो आता है क्षुद्र ग्रह, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था कि भाई सौर मंडल इन सब से मिलकर बना है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारे, धूमकेतु आर्यवासन में। तो अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ध्यान देना, अपार्ट फ्रॉम एस्टेरॉइड किसे कहते हैं? ध्यान दो, अपार्ट फ्रॉम द सन, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. ये जो है आप जैसे इसकी फोटो देखेंगे उल्का पिंड की आर्यवासन में, ये मेरे ख्याल से फोटो जो है उनकी मिस हो गई, कोई बात नहीं, हम मीटियोर्स की देख लेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए उल्का पिंड, किसकी बात करें? उल्का पिंड यानी मीटियोर्स। लेकिन एक चीज जो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं वो ये है कि
ये जो है कौन से दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये क्षुद्र ग्रह जो है, ये जो एस्टेरॉइड है, सबसे ज्यादा कौन से दो प्लेनेट के बीच में है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में। मैंने कहा ना, एक बेल्ट आती है एस्टेरॉइड बेल्ट। यही एस्टेरॉइड बेल्ट किसकी बेल्ट है? ये क्या कहलाती है? आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टिका। आई बात समझ में? अब मेटियोर्स देखिए, यानी उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, कि भाई ये जो है पृथ्वी से टकरा ही जाते हैं। आ रही बात समझ में? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, ध्यान देना, रॉक्स which moves around the sun are called meteors. Sometimes these meteors came near the earth and tend to drop on it. आ रही बात सुन कि भाई अब साफ गिरने के मूड में ही है। क्लियर है? चलिए, और फिर ये जो उल्का पिंड है, इनमें कई बार आग भी लग जाती है। जैसे आप कई बार जो है तारे टूटते हुए देखते हो, तो असल में वो तारे नहीं टूट रहे होते हैं, ये उल्का पिंड में जो है घर्षण की वजह से क्या लग गई होती है? आग। देखिए, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। आ रही बात समझ में? फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, और जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील जो है, आप लोग आज देखना, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, ये जो है उल्का पिंड टकराया था, और टकराने की वजह से गड्ढा बना, और उसी गड्ढे में फिर पानी इकट्ठा हो गया, तो ये जो है इस तरह की झील बन जाती है। मतलब झील या पानी इकट्ठा हो जाए तो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट heated up and burn. It cause a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. सारी बात समझ में? यहाँ तक कि क्या क्रिएट कर देता है? गड्ढे क्रिएट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, फिर आता है कि क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यह एक पट्टी क्या है? आकाश गंगा है। आरी बात समझ में? यानी ये जो आपको फोटो नजर आ रहा है मिल्की वे का, ये आकाश गंगा क्या है? छोटे छोटे तारों का समूह। छोटे छोटे तारों का क्या आता है? समूह। और यही क्या कहलाती है? आकाश गंगा। क्या कहलाती है? आकाश गंगा। कि सर ये जो आकाश गंगा है, इसमें हम कहाँ हैं? तो ये रहा सूर्य, फिर ये रही पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर हम। हमारी बात समझ में? इसको जो है आप इस फोटो से ध्यान से समझ पाएंगे। ये जो आपको फोटो नजर आ रहा है, ये रहे हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी किसका भाग है? सौर मंडल का। सौर मंडल किसका भाग है? आकाश गंगा का। और आकाश गंगा जो है किसका भाग है? ब्रह्मांड का। यानी जो ये अपना ब्रह्मांड है, ये मान लो कि ये क्या हो गया? आपके पूरा ब्रह्मांड। ठीक है? इस ब्रह्मांड में जो है कई सारी आकाश गंगाएं हैं, कई सारी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, छोटी छोटी। और इस एक आकाश गंगा के अंदर क्या है? तो इस एक आकाश गंगा के अंदर है सौर मंडल पूरा का पूरा। कि सर सौर मंडल में क्या है? सौर मंडल में जो है सूर्य और छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह और करोड़ों तारे। आज बात समझ में? और हम कहाँ हैं? तो हम इसी किसी एक ग्रह के अंदर है। इसी ग्रह के अंदर एक छोटे से शहर के छोटे से कमरे में बैठ के मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ। चीजें आई समझ में यहाँ तक की? चलिए, अब आते हैं वापस उसी सेगमेंट पे वापस। तो ये जो है, ये क्या कहलाते हैं? लाखों तारों का समूह। और ये पट्टी जो है, ये क्या कहलाती है? मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल जो है किसका भाग है? तो ध्यान देना, सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है। आकाश गंगा बड़ी है, और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार हमने इसका नाम आकाश गंगा रखा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। कितनी? तो लाखों। एक आकाश गंगा में क्या होते हैं? करोड़ों तारे, बादल और गैस। और ऐसी ही लाखों आकाश गंगाएं हैं अपने ब्रह्मांड में। आ रही बात सुन में यहाँ तक की? फिर आता है आपके ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आधार पर इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का क्या है? हिस्सा है। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस solar system. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a
river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars, clouds, and dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out the more and more about it. We all are certain we are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. क्लियर है? आगे देखिए, ये फोटो आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये फोटो जो है आपसे क्या कहना चाह रहा है। यानी ये हूं मैं हूं पृथ्वी पे, पृथ्वी है सौर मंडल में, सौर मंडल है आकाश गंगा में, और आकाश गंगा है ब्रह्मांड में। और ऐसी ही कितनी है, तो करोड़ों ऐसी ही आकाश गंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में। आई बात समझ में यहाँ तक की? इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, यहाँ एंड होता है। अब आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग अच्छे से जवाब इनका दे पाएंगे। पहला ही पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास में खुद की लाइट नहीं हो। तारे जिसके पास खुद की लाइट हो। सौर मंडल क्या समझते हैं? जिसमें क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सारी चीजें आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखने, तो ये जो है आपको पता ही होंगे। सूर्य, फिर पृथ्वी, सॉरी सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर जो है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवन है, 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, गैसें पाई जाती हैं, जीवनदायी गैसें जैसे ऑक्सीजन। हमें चंद्रमा के केवल एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा का जो घूर्णन काल है और जो पृथ्वी के चारों ओर वो परिक्रमण करता है, ये दोनों क्या है, एक ही है, 27 दिन का। इस वजह से इसका एक ही भाग दिखाई देता है। और ब्रह्मांड क्या है? तो लाखों आकाश गंगाओं से मिल के बना एक भाग क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। आ रही बात समझ में यहाँ तक की? तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो है अच्छे से नोट डाउन करनी है। इनमें जो जवाब दिख रहे हैं, द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, यानी इसमें जो है वो कौन हो जाएगा? वीनस। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है हम किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सूर्य से जो है तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी। विच ऑफ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट? तो अर्थ। फिर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार में। आरी बात समझ, एलोंगनेटेड पाथ, या इसी को इलेक्ट्रिकल पाथ कहते हैं। और ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान देते हैं? तो ध्रुव तारे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का ज्ञान देते हैं। हमारी बात सुन में यहाँ तक की? इसके बाद में ये जो है आपकी क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है कौन से दो प्लेनेट? तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। यानी कौन से दो ग्रह? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य भाग में। क्लियर है यहाँ तक की बात? और बाकी जो है ये सारा का सारा काम आप लोग कीजिएगा। ध्यान देना, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल आपको अच्छा लगे तो देखिए कि मुझे जो है आप लोगों के सपोर्ट की ही नीड है। ठीक है, धीरे धीरे मैं इस चैनल को बड़ा करूंगा और बिल्कुल एक दिन जो है मैं इसको बड़ा चैनल बना के रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए। क्लास के अंदर क्या चीज आपको नहीं लगती है उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है।